नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टोक्यो पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। तो प्रधानमंत्री के एक होटल में आगमन के दौरान जापानी सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से उनका भव्य अभिनंदन किया गया। इस स्वागत कार्यक्रम में जापान की पारंपरिक सांस्कृतिक झलक देखने को मिली, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आपसी सम्मान की झलक साफ दिखाई दी। पीएम मोदी ने भी मुस्कान और नमस्कार के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सीता मां की पावन धरती पर किसी भी मां का अपमान असहनीय है और जब देश के प्रधानमंत्री जी की मां पर अपशब्द कहे जाएं तो ये केवल राजनीति की नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी हत्या है। ये कांग्रेस आरजेडी की सोच नहीं बल्कि उनकी विकृत मानसिकता का परिचय है। मां शब्द का अपमान वही कर सकता है जिसका धरती मां से, भारत माता से कोई नाता ही ना हो। इन लोगों ने मर्यादा, शालीनता और संस्कृति सबकी सीमाएं लांघ दी हैं। 140 करोड़ भारतीय ऐसी राजनीति को नकार चुके हैं और तिलांजलि दे चुके हैं। विपक्ष के नेताओं का ये व्यवहार मतलब सीता मां की धरती पे हमारी किसी भी मां का अपमान कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है और वो भी देश के प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में अपशब्द बोले। ऐसे घटिया सोच, ऐसी घटिया राजनीति को देश की जनता तिलांजलि देती है। आज मैं सच में कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि मां का अपमान करना ये यही लोग कर सकते हैं जिनको ना धरती मां से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है और ना ही मां शब्द का सम्मान वो जानते हैं। मैं सच में उनको ये कहना चाहती हूँ कि शर्म की सारी हदें उन्होंने तोड़ दी है, सम्मान की सारे के सारे पैमाने उन्होंने खत्म कर दिए हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं वो उनकी परवरिश देश में हुई है या कहीं और, उनकी परवरिश पे मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो माँ का अपमान कर सकते हैं। किसी की भी माँ हो, ये तो बहुत ही माननीय व्यक्ति की माँ है, पर किसी की भी माँ का अपमान करने वाले को 1000 बार शर्मिंदा होना पड़ेगा। देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी और बिहार की जनता तो उन्हें सबक सिखाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा, शालीमार बाग के एसी ब्लॉक स्थित छतरीवाला पार्क में श्री शारदा ट्रस्ट एवं एसी ब्लॉक आरडब्ल्यूए द्वारा आयोजित गणेश उत्सव की छठा ही निराली है। प्रथम पूज्य गणपति का मनमोहक स्वरूप और भक्तों की अटूट आस्था पूरे वातावरण को दिव्यता और आनंद से भर देती है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सर्वोच्च न्यायालय के 2 नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति मनुभाई पंचोली ने शपथ ली। सरकार ने 2 दिन पहले ही उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी थी। Alok Aradhe. Having been appointed a judge of the Supreme Court of India, Having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India,
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. Vipul Manubhai Pancholi, Having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति खिलाड़ियों को खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भारत जापान आर्थिक मंच को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व विकास किए हैं। भारत में अब राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता है, नीति में पारदर्शिता और पूर्वानुमान है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत वर्तमान में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जल्द ही ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। टोक्यो पहुंचा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी यात्रा की शुरुआत बिजनेस जगत के दिग्गजों के साथ हो रही है और उसमें से आपसे बहुत लोग हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। जब मैं गुजरात में था तब भी और गुजरात से दिल्ली आया तो तब भी आप में से कई लोगों से बहुत ही निकट परिचय मेरा रहा है और मुझे खुशी है कि आज सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला है। मैं प्रधानमंत्री इशिबा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस फोरम से जुड़े हैं। उनके बहुमूल्य वक्तव्य के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है।
यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है, लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। साथियों, इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। 2017 में हमने वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की थी। अब इसमें नए और बड़े रिफॉर्म लाने पर काम चल रहा है। कुछ हफ्ते पहले हमारी संसद ने नए और सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड को भी मंजूरी दी है। हमारे रिफॉर्म्स केवल टैक्स प्रणाली तक सीमित नहीं है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दिया है, बिजनेस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है। हमने 45,000 कंप्लायंसेस रेशनलाइज किए हैं। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए डीरेगुलेशन पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी खोल रहे हैं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और स्ट्रेटेजी है। और विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं, एप्रिशिएट भी किया है। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। साथियों, अभी भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील्स, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए
मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले एक दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे पोर्ट्स की क्षमता दोगुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। दिल्ली एनसीआर की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।